Hello and welcome. In this lecture, we are going to see two very important properties of Laplace transform. And these properties we can use to solve examples on Laplace transform quickly. So what is the name of the first property? That is a change of scale property of the Laplace transform. Now what is the name? That is the change of scale. ओके तो मैं आपको याद दिलाता हूं कि स्कूल में जब भी आपने ग्राफ पेपर पे ग्राफ निकाला होगा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो आप एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का उस ग्राफ पेपर पे स्केल लिखते थे, अगर आपको याद होगा तो। और स्केल में आप ये लिखते थे जैसे भी आपका डेटा है उसके हिसाब से, कि मान लीजिए ये 0 है, यहाँ 1 सेंटीमीटर पे एक मार्किंग है, यहाँ 2, यहाँ 3, और आपका जो डेटा है वो हंड्रेड्स में है। तो आप इस 1 सेंटीमीटर को आप 100 सपोज करते थे, तो आप स्केल ऐसा लिखते थे, स्केल ऑन एक्स एक्सिस 1 centimeter is equal to 1 into 100 units, whatever डेटा रहेगा उसका जो यूनिट्स रहेगा वो। तो इसका मतलब जब आप स्केल चेंज करते हो तो आप द लेंथ ऑफ दैट इंटरवल जो भी रहेगा उसको किसी नंबर से, अब मैंने यहाँ पे 100 से किया है, तो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो। तो इसका कनेक्शन हमारे इस लैप्लास ट्रांसफॉर्म के साथ ये है कि आपको अगर कोई फंक्शन दिया जाएगा जो कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेबल है, तो इट इज अ ओरिजिनल फंक्शन, एंड इफ यू वांट टू चेंज द स्केल ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो आप उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो उसका स्केल चेंज हो जाएगा। जैसा आपने यहाँ 100 से किया था वैसे आप यहाँ 100t लिख सकते हो, 200t लिख सकते हो, या एनी कांस्टेंट दैट इज at। तो ये प्रॉपर्टी हमें इस बात का नॉलेज देती है कि इफ वी नो द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ओरिजिनल फंक्शन, दैट इज suppose the Laplace transform of f of t is capital Fs, then what will be the Laplace transform of this function which has been written by using the change of scale of independent variable? तो इसका आंसर क्या रहेगा ये हमें इस प्रॉपर्टी में ढूंढ के निकालना है। एंड वंस वी प्रूव दिस प्रॉपर्टी वी कैन यूज दिस प्रॉपर्टी फॉर द quick calculation purposes. Okay, so what is the statement of this property, change of scale property का हम सबसे पहले statement लिखेंगे, that is if Laplace transform of ft is equal to fs, this is given, we know that the Laplace transform is fs, then what will be the answer of Laplace transform of f of at, and that answer must be in the form of f of s, ताकि हमको ये जब पता होता है तो बिना इसको कैलकुलेशन किए हम इसमें ही बदलाव करके इसका आंसर डायरेक्टली निकाल सकते हैं। दैट्स व्हाई वी आर स्टडिंग दिस प्रॉपर्टी। सो नाउ दिस इज अ सस्पेंस, यहाँ क्या आंसर आएगा ये तो हमको प्रूव करने के बाद पता चलेगा। ओके तो इसका मतलब ये होता है कि मुझे यहां पर प्रूव करने के लिए सबसे पहले लिखना होगा गिवन, व्हाट इज गिवन, यू नो, गिवन दैट लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस ft इज इक्वल टू fs, and we know that the basic definition of Laplace transform is integration from 0 to infinity kernel of the Laplace transform e to the power minus st into that function ft dt. Keep in mind this function is as it is here, the kernel is having minus sign and t, the t is variable as it is, और इस माइनस और इस t के बीच में जो आया ये रहेगा आपके कैपिटल F
का वेरिएबल जो यहाँ आता है, ठीक है, इसको आपको ये समझना है। नाउ दिस इज गिवन, देयरफॉर we call this expression is an equation number 1. Now our target is to find the Laplace transform of f of 80. So I am writing Laplace transform of this f of 80. According to definition of Laplace transform, it can be written as integration from 0 to infinity e to the power minus st f of 80 dt. ठीक है, नाउ यू जस्ट कंपेयर दिस टू इंटीग्रल्स। यहां फंक्शन है, यहां भी फंक्शन है, लेकिन इसके अंदर t है, और जब अंदर सिर्फ t रहेगा तो उसका आंसर मुझे पता है, इट इज गिवन। तो मैं ये कोशिश करूंगा कि यहां जो है 80 की जगह कोई सिंगल वेरिएबल आए। ये डमी होता है टी, आप t की जगह x भी लिख सकते हो, तो यहाँ x आएगा, यहाँ x आएगा, यहाँ x आएगा, स्टिल आंसर इज fs, क्योंकि जो वेरिएबल होता है वो तो यहाँ इलिमिनेट हो जाता है और s में ही आंसर मिलता है। तो इसका कोई इशू नहीं है कि इस वेरिएबल को आप डिनोट चाहे t से करो या x से करो या u से करो, व्हाटएवर। तो हमको चाहिए इस फंक्शन के अंदर सिंगल वेरिएबल, जो कि यहाँ नहीं है, वो 80 है और मुझे उसको सिंगल बनाना है। तो व्हाट आई शुड डू? सो आई कैन यूज द सब्स्टिट्यूशन। सो पुट दैट 80 की जगह हम कोई दूसरा वेरिएबल लेते हैं, x इज इक्वल टू 80। एंड यू नो द रूल ऑफ इंटीग्रेशन, व्हेन यू सब्स्टिट्यूट समथिंग तो आपको उसका डेरिवेटिव का टोटल डेरिवेटिव भी x में लाना होता है, तो इसलिए इसका टोटल डेरिवेटिव आएगा dx, a is a constant and t का total derivative आएगा dt, and therefore the value of dt is 1 by a into dx, right? Now we have to change the lower limit and upper limit. When ये लिमिट जो है वो dt के रिलेटेड है, मतलब ये t के लिमिट्स है, तो when t is equal to 0, what will be the value of x? Then x is equal to, now just put t equal to 0 here, a into 0 0, so when t equal to 0, x is also equal to 0, and when t is equal to infinity, that is the upper limit, then what will be the value of x? And that is, put t equal to infinity here, infinity into any constant finite number is again infinity, therefore you will get x is equal to infinity. And that's why the limit of x are also 0 to infinity. Now I will write the integration, this integration, so I will call it as equation number 2, and after substitution, so I will write from equation 2 what we get. We get, this is a Laplace transform of f of 80 is equal to, the integrations are from 0 to infinity e to the power minus st, and not st, we are putting t, okay, हमको x में लाना है, तो what will be the value of t? From here we can find the value of t, that is x by a. So that's why this is wrong, इसको मिटा देते हैं, ये आ जाएगा e to the power minus s, and t के जगह हम पुट अप करेंगे ये x by a, ओके, और ये f 80 के जगह आएगा x, और dt के जगह आएगा 1/a dx। तो ये पूरा इंटीग्रेशन अब t से निकलकर पूरे का पूरा नया वेरिएबल x में आ गया, ओके। नाउ दिस 1/a इज अ कांस्टेंट, सो वी कैन टेक आउटसाइड ऑफ द इंटीग्रेशन, 1/a को हम बाहर लेते हैं इंटीग्रेशन के, और यहाँ जो वेरिएबल होता है, देखिए मैंने यहाँ बताया था आपको कि f के अंदर जो वेरिएबल होता है वो यहाँ दिखना चाहिए, तो यहाँ f के अंदर वेरिएबल x है, तो वो x यहाँ सेपरेटली दिखना चाहिए, माइनस सेपरेटली दिखना चाहिए, और वो माइनस और उस x के बीच में जो रहेगा वो आपके कैपिटल F में आएगा, जैसा यहाँ s था वो यहाँ आ गया, ठीक है। तो अब इस इंटीग्रेशन को हम लिखते हैं कुछ इस तरीके से,
सो इट इज इक्वल टू 1/a को हमने कांस्टेंट था इसलिए बाहर लिया, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर, यहाँ माइनस चाहिए, यहाँ x चाहिए, और ये हो जाएगा f ऑफ x और ये dx। और यहाँ जो बचेगा, आप देखिए पिछला इंटीग्रेशन, इस x को हमने इधर लिया तो यहाँ बचेगा 1/a, वो 1/a और ये s मिलकर बनेंगे s/a। तो यहाँ इस ब्रैकेट में हम एडजस्ट करेंगे s/a को, कुछ नहीं, बस अरेंजमेंट किया है अच्छी तरीके से जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखे। ओके, तो अब ये हो गया 1/a, ठीक है। अब देखिए एक्सपोनेंशियल कर्नल भी है, x का x मैच भी हो रहा है। देखिए आप, x जो f के अंदर वेरिएबल है वो वेरिएबल ऊपर होना चाहिए, तो ये जो वेरिएबल है यहाँ x के अंदर वो इसके साथ मैच हो रहा है, दिस इज गुड। माइनस साइन भी सेपरेट है। तो अब क्या होगा, जब ऐसा होता है तो दिस स्मॉल f का लैप्लास ट्रांसफॉर्म आता है कैपिटल F, और उस कैपिटल F का जो वेरिएबल रहेगा वो रहेगा ये s/a। तो यहां पर हम लिखेंगे स्मॉल f का लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैपिटल F, और जहां तक वेरिएबल की बात है तो ये वेरिएबल आएगा इसके अंदर। And therefore the Laplace transform of f of at is equal to 1/a, और f का जो ओरिजिनल लैप्लास ट्रांसफॉर्म था जिसके अंदर वेरिएबल s था, दैट शुड बी रिप्लेस्ड बाय s/a। ठीक है, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल यहाँ पर बताता हूँ सॉल्व करके, ताकि आपको इस प्रॉपर्टी को समझने में आसानी हो। ठीक है, what is the Laplace transform of e to the power t? तो by shifting rule इसका आंसर आता है 1/1 s minus a, सॉरी a मीन्स यहाँ 1 है तो ये s minus 1, ये आ गया इसका। तो अब इस फंक्शन में हमने चेंज ऑफ स्केल किया, तो यहाँ हमने t को मल्टीप्लाई किया a से, तो क्या हो जाएगा, ये रूल ये बोलता है कि जिससे मल्टीप्लाई किया आप वो लिखिए 1/a, और जो ओरिजिनल का आंसर था उसमें आपको s के जगह रिप्लेस करना है s/a को। तो ये हो जाएगा 1/s के जगह हम लिखेंगे s/a और ये -1। When you simplify this, what will happen 1/a into, ये नीचे का हम सब्सट्रैक्शन करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, s minus a/a, ये a और ये a कैंसिल हो जाएगा, एंड यू विल गेट द आंसर इज 1/s minus a। और आप बखूबी जानते हो कि e⁻at का आंसर अकॉर्डिंग टू शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यही आता है। तो इसका मतलब ये होता है कि जब आपको किसी ओरिजिनल फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म पता है, यू नो ऑलरेडी व्हाट इट इज, और उस ओरिजिनल फंक्शन में कुछ बदलाव होता है, बदलाव मीन्स उस वेरिएबल को कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है, तो आपको सेपरेटली लैप्लास ट्रांसफॉर्म अलग से इंटीग्रेशन लिखकर कैलकुलेट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप ओरिजिनल का लैप्लास ट्रांसफॉर्म लीजिए और उसमें s जहाँ जहाँ है वहाँ s अपॉन दैट कांस्टेंट को रिप्लेस कीजिए और टोटल आंसर को 1/a से मल्टीप्लाई कीजिए। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस प्रॉपर्टी। तो ये हमारा टाइम भी बचेगा, इसको पढ़ लेंगे हम और कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाएगी, एंड दैट्स व्हाई वी आर लर्निंग प्रॉपर्टीज ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, नाउ वन मोर प्रॉपर्टी हम देखते हैं कि if Laplace transform of some function ft is equal to fs, this is given, then what is the Laplace transform of t into ft? मतलब आपने उस फंक्शन को बाहर से t से मल्टीप्लाई किया, तो इसका आंसर भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी को समझ के लेंगे तो जब भी ये फ्यूचर में सिचुएशन आएगी कि किसी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपको पता है, जैसे कि sin 80,
साइन 80 का लैप्लस ट्रांसफॉर्म यू नो, लेकिन आपको टी साइन 80 का आंसर अगर निकालना है तो आपको सेपरेटली लैप्लस की डेफिनेशन लिखकर उसको सॉल्व करने की जरूरत अब नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास ये प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी आपको नॉलेज देगी कि व्हाट शुड बी हैपन इन द फाइनल आंसर एफ एस व्हेन यू मल्टीप्लाई बाय टी टू ओरिजिनल फंक्शन। तो क्या आंसर आएगा ये हमें देखना है। तो इसको ये जो है ये सस्पेंस रहेगा, और अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो एज पर आवर थीम हम पहले गिवन लिखते हैं, लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ टी, it is denoted by fs, it is given, and we know that the basic definition of Laplace transform, that is 0 to infinity e to the power minus st, and the function is ft dt. Okay, so let me call this expression is an equation 1. Now we want to calculate the Laplace transform of this function. So that's why we are writing Laplace transform of t into f of t. Okay, so अगर हम इसको लिखते हैं तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी, एंड योर फंक्शन इज t into f of t and dt. Now the dangerous problem is, अब इस इंटीग्रेशन में एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन्वॉल्व है, t इन्वॉल्व है और f ऑफ t इन्वॉल्व है। मतलब इस इंटीग्रेशन को अगर हमें बाय पार्ट से सॉल्व करना है तो ये काफ़ी दिक्कत वाला होगा, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट 3 फंक्शंस का है। तो क्या करें, बाय पार्ट यूज करें या नहीं करें? वैसे बाय पार्ट यूज कर सकते हो आप, लेकिन बाय पार्ट यूज करेंगे तो ध्यान रखिए कि 3 फंक्शन का प्रोडक्ट होने की वजह से हो सकता है आपको काफ़ी परेशानी हो इसको सॉल्व करने के लिए। तो दैट्स व्हाई वी आर प्लानिंग टू कैंसिल दिस प्रोसीजर। ओह, कैंसिल कर दिया, अब कैसे प्रूव करेंगे? अब कुछ दूसरा तरीका हमें सोचना होगा प्रूव करने के लिए। अब वो तरीका क्या है, उसको समझने के लिए आपको कुछ सोचना पड़ेगा कि क्या कर सकते हैं हम। और तो मैं ये कर सकता हूँ कि जो इक्वेशन है ओरिजिनल जो गिवन दैट में है, मैं उसको फिर से लिखता हूँ। गिवन दैट दिस कैपिटल एफ एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी e to the power minus st ft dt। ठीक है, अब मुझे इस तरीके का इंटीग्रेशन यहां लाना है, तो यहां t आना चाहिए, और यहां t तभी आएगा जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू s। तो लेफ्ट साइड में भी फंक्शन ऑफ s है, तो क्या हम इस इक्वेशन का अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू s तो क्या होगा? तो ये एज इट इज रहेगा, और s का डेरिवेटिव 1 आएगा तो माइनस टी यहां मल्टीप्लाई होते हुए दिखेगा। तो ये t अपने आप यहां आ जाएगा ड्यू टू द डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू s, और मुझे भी तो t चाहिए। दैट्स व्हाई ये प्लान हमने जानबूझकर कैंसिल किया, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट तीनों के प्रोडक्ट का थोड़ा हेवी हो रहा था हमारे लिए। तो अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू s। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू s, और इसके वजह से हमें क्या मिलेगा, वी गेट, यू नो दैट दिस इज द फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल, और वो वेरिएबल है s, और हम डेरिवेटिव भी s से ही ले रहे हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं d बाय ds ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज fs। लेकिन यहां हम d बाई ds लिख नहीं सकते, क्योंकि जिसका अब डेरिवेटिव ले रहे हो उसमें s के साथ t भी वेरिएबल है। तो जब भी एक से ज्यादा वेरिएबल होते हैं तो वी कैन यूज द नोटेशन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव। तो यहां पर सिर्फ नोटेशन चेंज होगा, क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल मौजूद है। यहां एक ही था इसलिए d बाई ds लिखा, यहां s भी है t भी है, 2 वेरिएबल्स है,
इसलिए हमको यहाँ ये नोटेशन यूज करना होगा, डो बाय डो एस इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e to the power minus st ft dt. Now you are saying that, okay sir, now this is derivative, this is integration, and we know that derivative and integration both are in opposite way, therefore just cancel out the derivative and integration. Wrong, wrong, wrong. आप गलत सोच रहे हो. अब आप कहोगे कि हमने गलत क्या सोचा, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव तो कैंसिल होते रहता है. बिल्कुल सही है, लेकिन यहां इंटरेस्टिंग चीज देखिए कि इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी है, तो ये उसी डेरिवेटिव के साथ कैंसिल होगा जो विथ रिस्पेक्ट टू टी से लिया गया है, बट अनफॉर्चुनेटली यहां पर डेरिवेटिव टी से नहीं है, यहां पर डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एस से है और इंटीग्रेशन टी से है, इसलिए ये डेरिवेटिव और ये इंटीग्रेशन एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट नहीं होगा. क्लियर? ओके. अब क्लियर नहीं होगा तो फिर अब क्या करेंगे? अब ये होगा कि ये जो डिफरेंशिएशन है वो इंटीग्रेशन के अंदर जाएगा और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन. डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, DUIS. तो ये अंदर जाके डेरिवेटिव लेगा. अब इसका तरीका क्या होता है इंटीग्रेशन डेरिवेटिव अंडर इंटीग्रल साइन का तरीका ये होता है कि यू राइट द इंटीग्रेशन as it is 0 to infinity and take the derivative as per the rule of this integrand. तो हम लिखते हैं डो बाय डो एस ऑफ e to the power minus st ft और ये dt कीप एज इट इज. ठीक है. उसके बाद प्लस लिखना है, समझ रहे हो आप, प्लस लिखना है और जो इंटीग्रैंड है उसमें अपर लिमिट डालना है जहां जहां टी आता है. तो आप लिखेंगे e टू द पावर माइनस एस, अपर इंटीग्रल है इन्फिनिटी और ये f ऑफ इन्फिनिटी, और उसके बाद आपको d बाय डी एस ऑफ अगेन वो अपर इंटीग्रल करना है. इन्फिनिटी इज ट्रीटेड लाइक अ कांस्टेंट. ठीक है, तो इसका ये जीरो आएगा, तो टोटल टर्म जीरो हो जाएगी. उसके बाद प्लस यहां लिखा अपर लिमिट के लिए, अब आपको लिखना है माइनस, अगेन पूरा इंटीग्रैंड लिखना है और t की जगह लोअर लिमिट लिखना है. तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस एस, t की जगह 0 इंटू एफ ऑफ 0 और इंटू डी बाय डी एस ऑफ दैट लोअर लिमिट 0. तो 0 का इंटीग्रेशन 0, इसलिए ये अगेन टर्म 0 हो जाएगी, ये भी टर्म 0 हो जाएगी. वैसे भी ये टर्म इसके वजह से भी 0 होगी और इसके वजह से भी 0 हो सकती है. तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि ये दोनों टर्म का यहाँ कोई वजूद नहीं है, तो ये दोनों 0 हो जाएंगे. तो आपको मिला सिर्फ ये फर्स्ट वाला टर्म. तो क्या मिला आपको? दैट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी. ये अब डेरिवेटिव का प्रोसेस करेगा क्योंकि ये पार्शियल डेरिवेटिव है, इसलिए एफ में एस है ही नहीं, तो दिस इज ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट, तो वो बाहर आएगा और सिर्फ इसका डेरिवेटिव निकलेगा. तो e टू द पावर माइनस एस टी का डेरिवेटिव आता है e टू द पावर माइनस एस टी इंटू डो बाय डो एस ऑफ दैट एक्सपोनेंट माइनस एस टी, और ये एफ ऑफ टी में तो एस है ही नहीं, इसलिए ये कांस्टेंट ट्रीट होगा और ये डी टी. नाउ व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस? माइनस का माइनस वैसे ही रहेगा, s का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू s 1 आएगा और t भी हम पार्शियल डेरिवेटिव में कांस्टेंट ही ट्रीट करते हैं, इसलिए t भी एज इट इज रहेगा. तो इस ब्रैकेट का, इस टर्म का आंसर आएगा माइनस t. ठीक है, और लेफ्ट साइड में तो डेरिवेटिव ऑफ है ही, तो इसलिए लेफ्ट साइड जो है वो मैं यहां लिख देता हूं, दैट इज वो थी d बाय डी एस ऑफ एफ एस, और राइट हैंड साइड में आएगा इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी, और डेरिवेटिव के बाद ये आया माइनस t, ये एफ टी और ये डी टी. ओके, ये माइनस साइन मैं इस साइड से हटाकर शिफ्ट करता हूं इधर, तो ये हो जाएगा माइनस डी बाय डी एस ऑफ कैपिटल एफ एस is equal to integration 0 to infinity
ई टू द पावर माइनस एस टी, और ये t और इस ft को मैं एक ब्रैकेट में लिखता हूं, t ft एंड dt. नाउ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म कि इंटीग्रेशन होना चाहिए, कर्नल होना चाहिए, dt होना चाहिए, तो ये जो रहता है इसका हम लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं. तो एग्जैक्टली अगर आप इसको देखेंगे तो इट इज नथिंग बट लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस क्वांटिटी, और ये क्वांटिटी है t इंटू एफ टी, और इसका आंसर हमको मिला माइनस डी बाई डी एस ऑफ एफ एस. तो इसका मतलब ये हो गया कि जब भी आपके पास एफ टी का लैपलास ट्रांसफॉर्म अवेलेबल रहेगा, लेकिन आपको टी एफ टी का लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो आप वो जो अवेलेबल था आपके पास आंसर सिर्फ एफ टी का, उसका डेरिवेटिव लीजिए. देखिए डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस लीजिए और उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर. तो यहां पर आपको एक प्रॉपर्टी ने सिखा दिया कि हाउ टू गेट लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ सम फंक्शन व्हेन मल्टीप्लाई बाय टी. ठीक है. तो अब नेचुरली सवाल ये खड़ा होता है कि सर यहां पर हमने टी से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया, तो व्हाट शुड बी हैपन व्हेन आई विल मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर. जैसे धीरे धीरे मैं t के पावर बढ़ा रहा हूं तो क्या होगा, तो टी स्क्वायर से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर ये आएगा. यू फर्स्ट राइट -1 क्योंकि माइनस यहां है. t का जितना पावर है वो यहां लिखिए. यहां t का पावर 1 था इसलिए -1 माइनस आया था, यहां प्लस आएगा क्योंकि माइनस का पावर 2 है. और जितना t का पावर है उतनी बार डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू s. किसका? जो ओरिजिनल ft का लैपलास दिया था आपको उसका, लाइक दिस. सो इन दिस फैशन द जनरल रिजल्ट इज व्हेन यू मल्टीप्लाई बाय t raised to n to this ft, then its answer should be -1 raised to this power n, and the power of t is n, therefore you have to take nth derivative with respect to s of this original function fs. Now we can use this same procedure to prove this generalized result, और उसके लिए आपको मैथमेटिकल इंडक्शन का इस्तेमाल करना होगा. तो एक t को हमने मल्टीप्लाई करके ये देखा, तो अब आपके सामने रिजल्ट ये आ सकता है. दैट्स व्हाई द प्रॉपर्टी इज इफ लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस, देन शो दैट और प्रूव दैट Laplace transform of t raised to n ft is equal to, tell me the answer. t raised to n से मल्टीप्लाई किया है तो -1 कंपलसरी है, t का पावर n है तो इसको n देना है. t का पावर n है इसलिए आपने n टाइम्स डेरिवेटिव लेने विथ रिस्पेक्ट टू s, लेकिन किसका लेंगे डेरिवेटिव? ये जो ओरिजिनल आपको ft का लैपलास दिया था उसका लेंगे. तो यहां हम लिखते हैं fs. ये हमको प्रूव करना है जनरली, and this n is not a fraction, this n is 0 1 2 3 like that. तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें जो है वो प्रूव करना होगा for general n where n is, where we can write here where n is equal to 0 1 2 3 and so on like this. तो ये जनरल रिजल्ट प्रूव करने के लिए हमको यूज करना होगा मैथमेटिकल इंडक्शन. व्हाट इज द मैथमेटिकल इंडक्शन? मैथमेटिकल इंडक्शन में 3 स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट स्टेप में आप ये रिजल्ट प्रूव करोगे फॉर n इक्वल टू 1 के लिए. सेकंड स्टेप में आप एज्यूम करोगे कि दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, और तीसरे स्टेप में आप अगेन प्रूव करोगे कि दिस रिजल्ट विल बी प्रूव फॉर n इक्वल टू k प्लस 1. तो आपको स्टेप बाय स्टेप ये तीनों स्टेप करने होंगे, तभी मैथमेटिकल इंडक्शन से इन जनरल रिजल्ट हम प्रूव कर सकते हैं. तो स्टेप नंबर 1 में आपको प्रूव करना है, स्टेप 1,
स्टेप 1, प्रूव this result for n is equal to 1. n is equal to 1. That means you have to show that is to prove that Laplace transform of TFT, n की वैल्यू 1 ली मतलब t हो गया, is equal to -1 raised to 1 d by ds of fs. और मुझे अब इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी प्रूव करके दिया है, वही चीज आप यहां पर लिख दीजिए तो ये प्रूव हो जाएगा n इक्वल टू 1 के लिए। तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ये ऑलरेडी मैंने प्रूव करके दिया है, आपको बस वो समझ के यहां कंटिन्यूएशन में लिखना है। ऑलराइट, तो मैं डायरेक्ट जाता हूं स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 में, इंडक्शन के स्टेप नंबर 2 में एज्यूम करना होता है, यहां प्रूव नहीं करना है। एज्यूम दैट this theorem or this result is true or valid for n is equal to k। तो आप डायरेक्टली इसको एज्यूम करोगे कि ये k के लिए, n इक्वल टू k के लिए ये सेटिस्फाई होता है। दैट इज हमने डायरेक्ट एज्यूम करना है, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t रेज टू k एफ टी, n की जगह k लिया, इज इक्वल टू, आंसर उसी प्रकार आएगा जैसा आना चाहिए क्योंकि हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये सही है। सो इट इज n की जगह k, यहां लेंगे हम kth डेरिवेटिव ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू s ऑफ fs। तो इसको हम देते हैं, लेट मी कॉल दिस एक्सप्रेशन इज एन इक्वेशन नंबर 1। इसको एज्यूम करके, इसका यूज करके हमको अगली स्टेप प्रूव करना होती है, और फिर वो होती है स्टेप नंबर 3, दैट इज, देखिए पहले स्टेप में प्रूव किया n इक्वल टू 1 के लिए, सेकंड स्टेप में एज्यूम किया कि ये ट्रू है k के लिए, अब अगेन हमको प्रूव करना होगा k प्लस 1 के लिए। सो यहां लिखेंगे हम प्रूव दिस रिजल्ट, नाउ प्रूव दिस रिजल्ट फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। और अगर आपने इस k प्लस 1 के लिए प्रूव कर दिया तो आप जनरली ये रिजल्ट ट्रू है फॉर एवरी n, ऐसा आप बोल सकते हो। तो अब कैसे प्रूव करेंगे? सो इट्स वेरी सिंपल। क्या प्रूव करना है हमें कि n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी इस प्रकार से ही रिजल्ट वैलिड होता है। तो कैसे करेंगे प्रूव? तो हम पहले लिखते हैं कि हमको एग्जैक्टली करना क्या है। दैट इज टू प्रूव दैट लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t रेज टू k प्लस 1, है ना, k प्लस 1 के लिए प्रूव करना है। तो ये लिखते हैं एफ टी इज इक्वल टू -1 रेज टू k प्लस 1 आना चाहिए, और यहां पर k प्लस 1th डेरिवेटिव आना चाहिए अगर हमको प्रूव करना है, और यहां fs आना चाहिए। तो ये हमारा टारगेट है, हमको ये प्रूव करके बताना है। ऑलराइट, तो अब इस प्रूव करने के लिए हम अब इसका LHS लेते हैं, और उस LHS को स्प्लिट करके, जानबूझकर ऐसे स्प्लिट करते ताकि इस रिजल्ट का इस्तेमाल हम कर सके उसमें, और फिर इसका इस्तेमाल करके ये चीज प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो जस्ट राइट LHS जो है वो है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t रेज टू k प्लस 1 इंटू एफ टी। राइट, तो मुझे स्टेप नंबर 2 का यूज करना है, और वो स्टेप नंबर 2 t रेज टू k से रिलेटेड है। दैट्स व्हाई आई विल राइट दिस t रेज टू k प्लस 1 एज अ t इंटू t रेज टू k एफ टी, ऐसे लिखा। अब ये t रेज टू k एफ टी को प्रोडक्ट को हम एक ही फंक्शन मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, लेट g ऑफ t मान लेते हैं। g ऑफ t इज इक्वल टू t रेज टू k एफ टी थोड़ी देर के लिए। तो ये स्टेप हमको दिखेगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t इंटू g ऑफ t। तो इसका मतलब यहां g ऑफ t को t मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, अब वी नो दैट इन स्टेप नंबर 1 कि किसी भी फंक्शन को जब सिंगल t मल्टीप्लाई होता है तो वो ऑलरेडी हमने स्टेप 1 में प्रूव किया है,
उसका आंसर आता है -1 डी बाई डी एस, क्योंकि यहाँ t का पावर 1 है, और यहाँ आएगा लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ g ऑफ t, ये आएगा। तो यहाँ हो जाएगा ये -1, यहाँ हो जाएगा ये d बाई डी एस, एंड इफ यू आर रिमेंबरिंग g ऑफ t मतलब ये है, और इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म स्टेप नंबर 2 में ऑलरेडी हमने एज्यूम किया है ना। तो फ्रॉम स्टेप नंबर 2 इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म जो हमने एज्यूम किया था के n इक्वल टू के के लिए, देखो ये के लिए ही है, तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा kth डेरिवेटिव, स्टेप नंबर 2 से लिख रहा हूँ मैं, और यहाँ आएगा fs। ऑलराइट, तो क्या हो जाएगा, ये -1 जब ये डेरिवेटिव के बाहर आएगा तो ये माइनस और ये -1 अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंडाइसेस बेस सेम, इसका पावर 1 है, इसका पावर k है, तो इंडाइसेस का एडिशन होगा, तो ये ऐसा दिखेगा। अब बचेगा ये d बाई डी एस ऑफ kth डेरिवेटिव लाइक दिस, kth डेरिवेटिव ऑफ fs। और जब kth डेरिवेटिव ऑलरेडी है उसका और एक बार आप डेरिवेटिव ले रहे हो, इसका मतलब होता है कि टोटल डेरिवेटिव जो है वो k+1 हो गए। तो इसलिए यहां हो गया k+1th डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू s ऑफ fs, और यही हमारा टारगेट था। एंड देयरफॉर मैथमेटिकल इंडक्शन के सारे स्टेप्स पूरे हो गए तीनों, एंड देयरफॉर बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, by method of mathematical induction we can declare that induction this result is true, this result is true for all n equal to 0, 1, 2, 3 and so on. So therefore finally we can write Laplace transform of t raised to n ft is equal to -1 raised to n nth derivative with respect to s of this fs, and this n is non-negative integer 0, 1, 2, 3 and so on. So ये दो थ्योरम हमको अच्छे से करने होंगे, क्योंकि थ्योरम विल बी आस्क्ड इन यूनिवर्सिटी एग्जाम, एंड आफ्टर दैट वी आर यूजिंग द फैक्ट ऑफ दीज थ्योरम्स टू सॉल्व एग्जाम्पल्स क्विकली। ओके, तो ये अच्छे से पढ़िए, तब तक के लिए बाय बाय।